हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बाउंड्री कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो आप इसको ध्यान से समझना। तो इसमें क्या करूँगा मैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशंस, फिर डी के लिए, फिर पोटेंशियल और पोलराइजेशन वेक्टर के लिए मैं बाउंड्री कंडीशंस, बेसिकली चार बाउंड्री कंडीशंस, चार डिफरेंट वेक्टर फील्ड्स के लिए बाउंड्री कंडीशंस देखेंगे। ई के लिए, डी के लिए, पी के लिए और वी के लिए, राइट। तो बेसिकली बाउंड्री कंडीशंस क्या होता है कि सपोज आपके पास दो मीडियम्स हैं, आपको कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और आपके पास उनके बीच में कोई इंटरफेस है, उनके बीच में कोई इंटरफेस है। लाइक जैसे आपने कुछ लास्ट के एग्जांपल्स में आपने किया था कि भी कोई आपको डायरेक्ट्रिक स्फीयर दे रखा है। सपोज इस तरह से आपको कोई ये सिचुएशन दे रखी थी, आपके पास क्या था, एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, एप्सिलॉन आर। देखो यहाँ पे एक मीडियम है और यहाँ पे एक मीडियम है, बाहर क्या था, वैक्यूम, जिसके लिए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी बेसिकली अगर एप्सिलॉन आर लिखें तो एप्सिलॉन आर कितना होगा, 1, और एप्सिलॉन कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट। तो बाहर क्या है, वैक्यूम, अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक है। तो इस केस में क्या हो गया, ये एक इंटरफेस हो गया ना। ये वाला जो सरफेस है आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरफेस। दिस इज द इंटरफेस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड वैक्यूम। तो ऐसे बहुत सारी, जैसे ये तो स्पेरिकल सरफेस हो गया, यहाँ पे जो इंटरफेस है आपके पास हो सकता है सिंपल भी हो जाए। मान लो ये एक इनफाइनाइट प्लेन है और यहाँ पे कोई आपने एक इनफाइनाइट होमोजेनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक कोई स्लैब रखी हुई है। ये क्या है, कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन होगा, प्लेन हो गया। तो ये क्या हो गया, इंटरफेस। आ रही बात समझ में, ये क्या होंगे, दोनों के दोनों इंटरफेस हो गए। समझ में आ रही बात, यहाँ पे कितना आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई एक डाइलेक्ट्रिक है, वैक्यूम, डाइलेक्ट्रिक वैक्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरफेस है। तो हमें ये चेक करना है बाउंड्री कंडीशंस क्या बताती हैं कि भी क्या रिलेशन है। ये मान लो सपोज ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे कोई जस्ट इसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ पे कुछ E2 है। तो रिलेशन निकालना है हमें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2 एट द इंटरफेस। ठीक है, तो ये बाउंड्री कंडीशंस है। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है, दोनों फील्ड्स को रिलेट करती हैं अलग अलग इंटरफेस में। ठीक है, अलग अलग इंटरफेस पे। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशंस। क्या कंडीशंस रहती है, मतलब दोनों में क्या रिलेशन रहेगा। हाँ, बस ऐसा आर्बिट्रेरी आप कुछ भी नहीं ले सकते, ई की और E1 और E2 की वैल्यू। आपको क्या लेना पड़ेगा, कुछ वो एक सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, उन्हीं को क्या बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो देखिए इसको यूज़ करना भी बताऊंगा मैं, कैसे यूज़ करेंगे। तो देखो सपोज मेरे पास दो मीडियम है, मैं इनका प्रूफ नहीं करवाऊंगा, मैं डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो यूज़ करा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको ज़रूरत है, लगे कि भी हाँ मेरे को प्रूफ देखना, तो आपको किसी बुक्स में मिल जाएगा या फिर मैं कोई PDF अटैच कर दूंगा। समझ में आ रही बात। तो आपके पास सपोज ये है, एक इंटरफेस ले लिया मैंने। ठीक है, ये क्या है, एक इंटरफेस है। ये एक मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। ठीक है, तो मीडियम 1 है तो इसका एप्सिलॉन 1 होगा, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी, एप्सिलॉन 1, और इसकी क्या होगी, एप्सिलॉन 2। एक क्या करते हैं, मान लो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करता हूँ मैं, देखिए ये है नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल टू द इंटरफेस। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1। तो मैं E1 को लिख लेता हूँ। E1 क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 1, और E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 2। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं और हमें रिलेशन निकालना है इसके। यहाँ पे जो चार, यहाँ पे क्या है,
ये जो इंटरफेस है ये क्या है, इंटरफेस है। ये क्या दे रखा है यहाँ पे, इंटरफेस बिटवीन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। जनरली मैं क्या लेके चल रहा हूँ, एप्सिलॉन 1 इज नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन 2, इसलिए मैंने दो डिफरेंट डायलेक्ट्रिक लिए हैं। तो ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, इंटरफेस। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर ये वाला मीडियम है, मीडियम 2 है, और यहाँ पे मीडियम 2 है। तो एक बाउंड्री कंडीशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल कंपोनेंट की। तो यहाँ पे दो चीज़ें और पढ़ेंगे हम, एक नॉर्मल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या कन्वेंशन रहेगी, एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। चलो पहले मैं बाउंड्री कंडीशन लिख ही देता हूँ। जो फिजिकल लॉ है ना हमारे पास, जैसे गॉस लॉ से कंडीशंस आ जाएंगी मेरे पास। जैसे ये वाली कंडीशन है, ये दे रखा है हमें, हमें पता है गॉस लॉ क्या होता है, बिकॉज ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और ए क्लोज्ड सरफेस एस। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि ये जो क्यू है ये क्या है यहाँ पे, नेट चार्ज एनक्लोज बाय एस। उस नेट चार्ज में क्या होगा, क्यू फ्री भी होगा और क्यू बाउंड चार्ज भी होगा। जहाँ पे क्यू क्या होगा, फिर क्यू इज फ्री चार्ज एज वेल एज बाउंड चार्ज। क्योंकि जनरल फॉर्मूलेशन लिख रहे हैं हम, जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं इसके लिए। तो इसके लिए जो बाउंड्री कंडीशन आती है, इसको यूज करके सिंपल सा 2-4 लाइन का प्रूफ है। तो उसके लिए क्या आती है, इट इम्प्लाइज दैट E2n माइनस E1n इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक ये कंडीशन आ गई, समझ में आ रही बात। तो एक ये कंडीशन आ गई, और एंड ई डॉट डी एल जो होता है ओवर ए क्लोज पाथ, ई डॉट डी एल वो क्या होता है, जीरो। इससे एक और बाउंड्री कंडीशन आएगी, वो क्या होगी, गिव्स, वो आएगी टेंजेंशियल, ई टू टी इक्वल टू ई वन टी। ध्यान रखना, डॉट डीएस वाले से हमेशा नॉर्मल कंपोनेंट वाली इक्वेशन आएगी, और डॉट डीएल वाले से हमेशा टेंजेंशियल कंडीशन आएगी। टेंजेंशियल मतलब कुछ लाइन से मतलब है हमारा। तो ई डॉट डी एल से और एक क्लोज कर्व सी, तो क्या मिलेगी, टेंजेंशियल। ऐसे ही इससे क्या मिलेगी, हमेशा नॉर्मल। ऐसा ही, ऐसी एक कंडीशन किसके लिए करूंगा मैं, डी के लिए। डी भी तो होता है, डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे जो सिग्मा है वो क्या होगा, वेयर सिग्मा में फिर से तो अगेन दोनों आएंगे, सिग्मा फ्री प्लस सिग्मा बाउंड, सिग्मा बाउंड प्लस सिग्मा फ्री। यहाँ पे सिग्मा बी क्या है, बाउंड चार्ज डेंसिटी एट द इंटरफेस, बाउंड चार्ज डेंसिटी एट इंटरफेस। और सिग्मा फ्री क्या है, फ्री चार्ज डेंसिटी, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी एट द इंटरफेस, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब बात कर लेते हैं ये टेंजेंशियल क्या है और ये नॉर्मल क्या है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा वो है, टेंजेंशियल का मतलब है जो इंटरफेस के पैरेलल होगा, और नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा होगा, जो इसके अलोंग होगा, इस लाइन के। ये क्या है, नॉर्मल। तो हमेशा हम एक कन्वेंशन यूज करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे एन क्या होगा, एन कैप क्या लेके चलूंगा मैं यहाँ पे, एन कैप, एन कैप क्या होगा, यूनिट नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल। अब यूनिट नॉर्मल तो क्या है, इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर भी है, क्योंकि नॉर्मल है भाई। वेक्टर ले रहा हूँ तो मेरे को डायरेक्शन तो चाहिए ना। तो ये भी नॉर्मल हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी नॉर्मल हो सकता है। तो मैं क्या कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ, जो ये फॉर्मूले आए हैं किस कन्वेंशन को यूज़ करके आए हैं, यूनिट नॉर्मल एट द इंटरफेस फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। तो ध्यान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो मीडियम 1 से लेके मीडियम 2 तक जो नॉर्मल ड्रॉ किया है मैंने, वो एन कैप है। ठीक है, तो एन कैप अगर यहाँ पे मैं बनाना चाहूँ तो एक एन कैप कहाँ होगा, ये एन कैप की डायरेक्शन होगी। ये किसकी डायरेक्शन होगी,
ये एन कैप है, ये एन कैप की डायरेक्शन है। ठीक है, उसी के लिए आए हैं। तो एन कैप अगर यूनिट वेक्टर तुम 1 से लेके 2 तक ले रहे हो तो हमेशा E2n माइनस E1n इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब बात आती है टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट क्या है। यहाँ पे E1t क्या है, E2t क्या है। तो E जो t लेके चलूंगा मैं वो क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। Et क्या है, Et क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ E। और मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, component of E parallel to the interface, parallel to the interface। और En क्या होगा, En ये है नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E। या फिर क्या बोल सकते हैं, और कंपोनेंट ऑफ E विच इज परपेंडिकुलर टू इंटरफेस। तो ये चीजें पता लग गई हमें यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो, देखो मेरे को इस पॉइंट पे चेक करना है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो वो जनरल डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, मैं मान लो सपोज मैं कुछ इस तरह से ले सकता हूँ, ये E ले लिया और ये E2 ले लिया। यहाँ पे कुछ होगा E2 और यहाँ पे कुछ होगा E1। ठीक है ना, इस तरह से कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है। एरो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहीं पे एरो आएगा, आप कैसा भी एरो ले सकते हैं किसी तरह से भी, राइट। दोनों इधर भी हो सकते हैं। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा, मैं अभी 1 और 2 यूज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे E1t क्या हो जाएगा भाई, E1t क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E1, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E1 जो, या फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 1। तो ये आ जाएगा टेंजेंशियल। तो मैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कैसे लिख सकता हूँ, चाहे वो E होगा, E1 हो या 2 हो, तो कैसे लिखूंगा हमेशा, E1t प्लस En। इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ मैं दो में भाई, E टेंजेंशियल प्लस En ये नॉर्मल कंपोनेंट होगा उसका। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अगर टेंजेंशियल आपको नॉर्मल कंपोनेंट पता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंपोनेंट की फॉर्म में, एन कैप प्लस E t टी कैप। ठीक है, टी कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। समझ में आ रही ना बात। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो और आपको इंटरफेस पता है, आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो और आपको इंटरफेस पता है। देखिए यहाँ पे देखिए, अब टेंजेंशियल में तो बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है ना। कोई भी एक प्लेन है, इस प्लेन में कितने भी मैं वेक्टर बना लूँ, मान लो ये पेपर वाला प्लेन है, तो मैं इसमें कितने भी वेक्टर बना लूँ, सारे के सारे क्या होंगे, टेंजेंशियल। बट इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, मेरे पास ये वाला नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा। समझ में आई ना बात। तो क्या करते हैं, कोई भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एक बार यूनिट नॉर्मल देख लो। तो एक को जो मीडियम दे रखा है, एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो। तो 1 से लेके 2 तक कौन सा वेक्टर जा रहा है, 1 से लेके 2 तक कौन सा वेक्टर जा रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका यूनिट नॉर्मल। तो जब आपको यूनिट नॉर्मल पता लग गया तो वहाँ से नॉर्मल कंपोनेंट भी निकाल लेंगे। आई बात समझ में। वैसे जैसे सपोज मेरे को कोई ई दे रखा हो, फॉर एग्जांपल जैसे ई दे रखा है, E1 गिवन है, E1 गिवन है, तो मेरा पास ई टेंजेंशियल कैसे निकाल सकता हूँ, E1 का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, E1 डॉट एन कैप क्या हो जाएगा यहाँ से, E1 गिवन और इंटरफेस भी गिवन है। चलो मान लो सपोज क्या पता है मेरे को, कोई एक इंटरफेस गिवन है, ये इस तरह से यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे कोई इंटरफेस गिवन है
और आपको उसका नॉर्मल वेक्टर पता है कि भी उस पर नॉर्मल कहाँ जा रहा है, सपोज ये एक्स कैप हो सकता है, वाई कैप हो सकता है, जे कैप हो सकता है, या तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो आपको इवन जैसे ही निकाला, तो देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भी आपको कोई भी गिवन वेक्टर है, दो चीज़ें गिवन है, ये इंटरफेस है, ये दोनों गिवन है, तो ये भी गिवन है इवन, और इंटरफेस भी गिवन है। तो इंटरफेस अगर गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एन निकाल सकते हो। अगर इसको 1 मानना हो तो मैं इसको 2 मान रहा हूँ, तो आपके पास क्या आ गया, उसका नॉर्मल कंपोनेंट। अब बात आती है टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसे निकालें। तो टेंजेंशियल जब तुम्हारा ये आ गया है पूरा का पूरा, तो आपका जो ये वाला जो बचेगा कंपोनेंट, ये सारा का सारा क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। आगे बात समझ में। सो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ई वन इक्वल टू ई वन एन, ये नॉर्मल कंपोनेंट आ गया, ये कैसा है, नॉर्मल। तो टेंजेंशियल कैसे आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे वहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई टी। तो आप कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं देन ई टी वेक्टर विल बी इक्वल टू ई माइनस ई एन वेक्टर। ई एन वेक्टर आपको पता है क्या होगा, ई वन एन इंटू एन कैप, ये आपको सारा का सारा डिटेल पता है, तो आपके पास ई टी भी आ जाएगा, और ई टी आ गया तो ई टी वेक्टर आ जाएगा। तो ऐसे ही आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ई टी का टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये एग्जांपल मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना मान के चलो। तो दो कंडीशंस हैं, एक तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है और एक जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है। यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि भी जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कॉन्टिन्यूस होता है हमेशा। जो देखो ई टू टी इक्वल टू ई वन टी, जितना टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ था उतना ही टेंजेंशियल कंपोनेंट वहाँ था। तो नॉर्मल जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस ए इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इरिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यानी चार्ज डेंसिटी कुछ भी हो, जीरो हो या ना हो, हमेशा जो टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा फील्ड का अक्रॉस ए बाउंड्री, वो क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस। और जो इसमें डिसकंटिन्यूटी है ई टू एन में और ई वन एन में क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट में क्या है, डिसकंटिन्यूटी। ये मैं एक साथ लिखवाऊंगा सब में जब सारी बाउंड्री कंडीशंस हो जाएंगी। तो ई टू एन माइनस ई वन एन क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा में क्या होगा, दोनों होगा, फ्री चार्ज भी और बाउंड चार्ज भी। ठीक है, तो इसमें इन जनरल क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा। केस भी बताऊंगा जहाँ पे कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, लेकिन इन जनरल, तो जनरली हम बात करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूस। इन दोनों कंडीशन से क्या पता लगता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कंप्लीट, मैं कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज डिसकंटिन्यूस इन जनरल। जनरली इन जनरल क्या होगा, एक आधा केस ऐसा भी होगा मैं डिस्कस करूंगा जहाँ पे वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए थी बाउंड्री कंडीशन, दो ई टू टी इक्वल टू ई वन टी एंड ई टू एन माइनस ई वन एन इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। राइट, तो ऐसे ही बाउंड्री कंडीशन किसके लिए देख लेंगे, डी के लिए। ठीक है, डी के लिए क्या आएगी देखो, सो डी के लिए दो कंडीशन होगी। ये मान लो सपोज एक इंटरफेस है मेरा यहाँ पे, ये उस पर नॉर्मल हो गया, वही कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ मैं सब जगह, ध्यान रखना। और ये यहाँ पे कुछ डी की वैल्यू हो सकती है, D2 होगा, ये D1 हो सकता है, मीडियम वन मीडियम टू। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू। ठीक है, इस तरह से इंटरफेस दे रखा है। ये बीच में कैसा है, ये क्या है यहाँ पे, ये इंटरफेस है, ये क्या है, एक इंटरफेस है। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है डी के लिए, गॉस लॉ क्या होता है डी के लिए, बिकॉज डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू फ्री। तो आपको पता है इससे क्या ऐसे आएगी, नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल कंपोनेंट वाली कंडीशन आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यू फ्री है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टू एन माइनस डी वन एन इक्वल टू सिग्मा फ्री। क्यू की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा। तो आप इसको याद रख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे जिस भी पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं वहाँ पे सिग्मा फ्री है। जहाँ पे सिग्मा फ्री क्या है, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है,
तो एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या कहाँ से आएगी? बिकॉज टेंजेंशियल कहाँ से आ जाएगी? हमें पता है E2t इक्वल टू E1t था, ये भी पढ़ा था हमने। तो आप यहाँ से, और हमें पता है फॉर लीनियर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, मैं अजम्पशन मैं बता रहा यही सिलेबस में है, तो हम अजम्पशन अगर कहीं पे गिवन भी नहीं है तो भी मैं क्या लेके चलूँगा, ये तीनों कंडीशंस लेके चलूँगा। तो यहाँ से डी क्या होता है? डी वेक्टर इज ये होता है। तो यहाँ से क्या निकाल दूँगा मैं? E2t कितना आ जाएगा? सो E2t डी बाई ई। सो ई को क्या लिख सकता हूँ मैं? ई वेक्टर इक्वल टू डी बाई एप्साइलन। अब E2t क्या होगा? तो टू कर देंगे तो एप्साइलन की जगह टू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? सो D2t ओवर एप्साइलन टू इक्वल टू D1t ओवर एप्साइलन वन। तो एक कंडीशन ये आ गई मेरे पास, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन से ही निकाल लेंगे इसको, समझ में आ रही बात? और इस कंडीशन को, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? एक ई की कंडीशन भी निकाल सकता हूँ। अब ये रिलेशन आ गया ना मेरे पास, एंड ऑल्सो इसके भाई ये है ना D2n माइनस D1n इक्वल टू गिव्स, यहाँ पे क्या करता हूँ? I2 डी किसके इक्वल है? E2n और एप्साइलन टू माइनस एप्साइलन वन E1n इक्वल टू सिग्मा एफ। तो ये भी बहुत बार यूज करूँगा मैं। समझ में आ रही ना? एक बाउंड्री कंडीशन ये भी आ गई। तो ये बाउंड्री कंडीशन होगी किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्लियर हो गया ना आपको? नॉर्मल क्या है और E1n क्या है? E2n क्या है? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम टू। और E1n क्या है? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम वन। और सिग्मा फ्री क्या है यहाँ पे? फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी। वैसे मेन तो हमारे लिए यही थी। एक और मैं सिंपल सी कंडीशंस बता देता हूँ पी के लिए और डी के लिए, ठीक है। तो वो क्या कंडीशन होगी? सॉरी, पी के लिए और पोटेंशियल, पोटेंशियल हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है अक्रॉस ए बाउंड्री। सो थर्ड भी मैं चलो बता देता हूँ। बाउंड्री कंडीशन फॉर, देखिए क्या है पोलराइजेशन का, हमें पता है क्या होता है गॉस लॉ फॉर पोलराइजेशन, पी डॉट डी एस इक्वल टू माइनस क्यू बाउंड और ए क्लोज सरफेस एस। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएगी? नॉर्मल के लिए आएगा P2n P1n इक्वल टू माइनस क्यू सिग्मा बी आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू बी बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो एक कंडीशन ये भी आ गई वेर सिग्मा बी क्या है? बाउंड चार्ज डेंसिटी, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इन जनरल क्या है, जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है पी का, वो भी क्या होता है? डिसकंटिन्यूस। एक रिलेशन आपको पता था ना उसमें, पी में और डी में मैंने बताया था डेल क्रॉस डी से क्या आता है, ठीक है। तो ये गॉस लॉ है डाइवर्जेंस के लिए, पोलराइजेशन के लिए। वैसे ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना यूज़ भी नहीं करूँगा मैं इसको, क्योंकि जब ये वैसे यूज़ होती है बाउंड चार्ज निकालने के लिए, और हम बाउंड चार्ज हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ है मेरे पास पोटेंशियल के लिए। फोर्थ क्या है? बाउंड्री कंडीशन फॉर, तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए बाउंड्री या फिर इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स, डिफरेंट मीन्स एप्सिलॉन वन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन टू, टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स is always
कॉन्टिन्यूस, हमेशा क्या रहेगा वो, कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो V1 इक्वल टू V2। तो ये टोटल 5, ये 6th है, ये 7th है। तो 7 कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, क्या क्या कंडीशन ओबे करेंगे। पोटेंशियल हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। ये कहाँ से आता है, E डॉट डी एल इक्वल टू 0 और ए क्लोज कर्व गिव्स दिस। ध्यान रखना, E डॉट डी एल क्या होता है, हमेशा क्लोज पाथ पे 0 होता है। ठीक है, तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कोई एक पाथ कंसिडर करके यहाँ पे उनको भी ऐसे ही गॉस लॉ अप्लाई करके ही कर रखा है। ठीक है, तो आप किसी भी बुक्स में देख सकते हैं, या फिर अगर किसी को चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको डेरिवेशन भी बता दूंगा आपका उनका। ठीक है, सिंपल से डेरिवेशन से, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, राइट। तो ये बाउंड्री कंडीशंस थी, टोटल 7 बाउंड्री कंडीशंस हैं। आप इनको रिवाइज करो। नेक्स्ट में मैं आपको और भी डिटेल में आपको नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट का बताऊंगा, क्या किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और ये डिस्कस करेंगे कि भी कब कॉन्टिन्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और कब डी कॉन्टिन्यूस होगा, या हमेशा ही डिसकॉन्टिन्यूस होंगे। ठीक है, और कब जो कंपोनेंट्स है वो कॉन्टिन्यूस होंगे या डिसकॉन्टिन्यूस होंगे, अगर हैं तो क्या कंडीशंस रहेंगी। ठीक है, तो दैट्स इट। मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूँगा, और थैंक यू।